आज हम लोग हिंदी के 2 नंबर वाला कम से कम 20 को प्रश्न पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में 2 नंबरिया जो प्रश्न होता है 10 को देता है, जिसमें से आपको 5 को मतलब 2 नंबरिया प्रश्न बनाने होते हैं 5 को। और ये 20 को जो 2 नंबरिया प्रश्न बता रहा हूँ ना, मैं पूरी गारंटी के साथ कहूँगा कि ये 20 को में से आपका 5 को 2 नंबरिया 100% सेम लड़ जाएगा। इसकी मैं गारंटी लूँगा, ठीक है ना, पूरी गारंटी लूँगा। इस वीडियो को देखिए पूरा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। आंसर दिया गया, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना का बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि बोले कि जाति, बोले लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, लिख सकते हैं लेखक जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं, मतलब जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। और विडंबना का स्वरूप ये है कि जातिवाद जो है ना एक विभाजन का रूप ले चुका है और जाति के आधार पर लोगों को काम बांटने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हो, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपको बोले जो इंपॉर्टेंट है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानीकार क्या बताना चाहता है। चलिए आंसर देखते हो, क्या है आपका आंसर। देखो, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानीकार यही बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध, अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन को सोफर द्वारा घसीटा जाता है। मदन को सोफर के द्वारा क्या किया जाता है, घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। देखो, मदन और ड्राइवर के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि मदन जा रहा था कार को छूने। तो लिखिएगा कि मदन और ड्राइवर के बीच बोले कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानीकार क्या बताना चाहता, लिखिएगा मदन जैसे ही सेन साहब का कार छूने जाता है, मतलब अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको, कि मदन जैसे ही सेन साहब का कार छूने जाता है तो उसका जो सेन साहब के कार का जो सोफर होता है ड्राइवर वो ढकेल देता है। तो मदन उसका विरोध करता है, उससे लड़ता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसके दौरान कहानीकार यही बताना चाहता है कि जो गरीब है वो गरीब होते भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, यानी अत्याचारियों को जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। आगे 3 नंबर प्रश्न देखते क्या है। बोला, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। लेकिन लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझन जानन और संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नए अन्वेषकों, पर्यटकों और अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है। देखो, प्रश्न से अपने भाषा में और ऐसा कहना उचित भी है। देखो, बोले लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा गया, तो जो लोग दूसरे देश से आकर भारत में कुछ सीखना चाहते हैं, जो पर्यटक है, जो भारत में आकर कुछ सीखना चाहते हैं, सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया, नया सिकंदर कहा गया। और जो लोग भारत को निकट से जान लेते हैं, रियलिटी में उन्हें आज का नया सिकंदर कहा भी जा सकता है। क्यों? और ऐसा कहना उचित भी है क्योंकि भारत में हर चीज मौजूद है, ठीक है। तो इसको अपने भाषा में सजो का आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं और समझते। बोला प्रश्न नंबर 4 कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो लिख सकता है मनुष्य नियंत्रण सभ्य होने के लिए, मतलब नियंत्रण मनुष्य बनने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून उनके क्या थे, अस्त्र थे। यानी पुराने जमाने में मनुष्य के क्या थे, नाखून ही उनके अस्त्र थे। यानी मनुष्य और जानवर एक समान था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सब क्या होगा, धीरे धीरे उसका आहार विहार भी धीरे धीरे क्या हो गया, बदलते चल गया। यानी मनुष्य का जो अस्त्र शस्त्र था वो सब देखो, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो मनुष्य था, ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य थे वो सभ्य होने के लिए क्या प्रयासरत रहे, हमेशा प्रयास करते रहे। और मनुष्य और जानवर पुराने जमाने में क्या थे, एक समान थे। उनके नाखून ही अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे उनमें मानवीय विकास हुआ, वो मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उनके अस्त्र शस्त्र भोजन आहार विहार सभ्यता सब क्या हो गया, नवीन मतलब नया हो गई। वह पुरानी जीवन शैली में परिवर्तित मतलब पुरानी जीवन शैली को त्यागते चला गया। और जो नाखून था वो अस्त्र, देखो समझिएगा ध्यान से, मतलब इसको हिंदी में, मतलब शुद्ध हिंदी में चाहिए तो इसको कन्वर्ट करके अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास बुद्धि होगा तब, ठीक है ना। देखो, तो कहने का मतलब क्या होगा समझना कि मतलब कहने का मतलब कि जो नाखून थे वो अस्त्र थे, उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। यानी उससे नयापन लाने, इसे स्वारने, पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को काट देता है। यानी कहने लिख तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो लिखिएगा पहले मनुष्य क्या था, एक जानवर के समान था। मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं था। लेकिन मनुष्य जैसे ही विकसित हुआ वो अपने पशुता के गुण को छोड़ने लगा। तो मनुष्य पशुता के निशानी को छोड़ने के लिए बार बार नाखून काट देता। तो इस प्रकार से आप भाषा लिख सकते हैं अपने भाषा में। अगला प्रश्न जो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है, लिख सकते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहली बार नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। क्या किया, पहली बार नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी जो है ना, काशी देवों की नगरी मानी जाती थी, इसी कारण से काशी में प्रयुक्त लिपि को नाम दिया गया देवनागरी। तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुजरात के नगर ब्राह्मण वाले एक डिफरेंस लिख सकते हैं, काशी वाला लिख सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या वो देखते हैं। छठा नंबर, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता, व्याख्या करना है। तो जानते हैं, बोले यदि मैं न मारता तो वो शायद न जाता। ये बहादुर चैप्टर का लिखा होता है। यदि वो चैप्टर का व्याख्या करने के लिए क्या होता है, पंक्ति का व्याख्या करने के लिए पहले लिखना होता है कि वो किस चैप्टर से लिया गया, उसका लेखक कौन है, ठीक है। वो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से उद्वंत है, ठीक है, लिया गया। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक के पश्चातापों में एक अजीब सी लघुता का अनुभव हुआ है। यानी देखो, लेखक सोचते हैं, मतलब लिखेगा यह पंक्ति बहादुर चैप्टर से लिएगा, इसके लेखक अमरकांत जी है। जब बहादुर चला जाता है तो लेखक को एक अजीब सा महसूस होता है। वो सोचते हैं कि काश मैं उसे नहीं मारता तो यहाँ से नहीं जाता। इसी पंक्ति को एक्सप्लेन करना है बस, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। आगे प्रश्न वो देखते हैं, समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ, प्रश्न नंबर 7 आपको दिया हुआ है। हाँ देखो, प्रश्न नंबर 7 क्या बोला। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। देखिए प्रस्तुत, देखो ये किससे लिया गया था, ये बहादुर चैप्टर से ही लिया गया है। ये लिखेंगे पहले, यह पंक्ति बहादुर चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक अमरकांत है, ठीक है ना। यहाँ पर बहादुर जब हंसता है तो बहादुर के चेहरे को देखकर यहाँ पर वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया गया, पढ़ लीजिएगा कि प्रस्तुत पदांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्यों से घर के अनुभव सुनते बहादुर में बाद में बहादुर की बारी आती है। बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देता है। कहने का मतलब, जब लेखक आते हैं, अमरकांत जब दफ्तर से आते हैं तो आकर सबकी बातें सुनते हैं, और जब बहादुर की बात आती है, बहादुर जो है ना एक रिपोर्ट सुनाता है। रिपोर्ट देते समय वह बहुत निडर, निसंकोच और स्वाभाविक होकर उस बात को कहता है, और ये बात सभी को मजेदार लगता है। इसी कारण से वहाँ पर लोग बोलते हैं कि बहादुर की जो हंसी है बड़ी कोमल और पंखुड़ियां बिखर गई। तो इसको अपने भाषा में समझ कर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो लिख सकते हैं कि जो साहित्य परिवर्तन करना चाहते हैं, जो समाज में बदलाव करना चाहते हैं, जो प्रगतिशील राह साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना। यह भी लिख सकते हैं जो लकीर का फकीर न होकर जो क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। 9वां प्रश्न बोले, नदी और कविता में क्या समानता दिखाई देता है लेखक को। लिख सकते, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव जीवन की संगनी रही है। नदी में विभिन्न जगह, ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को, ठीक है। बोला है नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं, वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमा, जीवन छवियाँ, प्रजातियाँ आकर क्या होता है, रोज का रोज उसमें मिलता है। प्रजातियाँ का रोज मिलता है और एकाकार होती रहती है। जैसे नदियाँ जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इसी प्रकार नदी और कविता में लेखक बहुत सारी समानताएं ढूंढते हैं। नदी और कविता में क्या समानता है, तो नदियां बहते रहती है तो कविताएं भी हमेशा बहते रहता है, ठीक है ना। नदी के साथ ऐसा लगता है लोग बह जाते हैं, तो कविता के साथ भी लोग क्या होते हैं, बह जाते हैं, ठीक है ना। नदियां जो अनेक नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है ना, और वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। उसी प्रकार से जो कविताएं होता है अनेक शब्दों से मिलकर बनता है, तो कुछ समानता लिखना है आपको, ठीक है। देखो 10वां प्रश्न देखते हैं, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो लिखेंगे पिताजी नरेंद्र से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछलियाँ के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भगू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे, बच्चे क्या करना चाहते थे, मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विहल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भागा। पीछे भगू को भागना पड़ा।
पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा, छीना छपटी की स्थिति आई, पिताजी इन हरकतों से नाज हुआ। देखो यहाँ पर जो है ना मछली लेकर नरेंद्र नहीं भगाते हैं, बस संतू कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिखेंगे पिताजी किससे, तो पिताजी संतू से नाराज थे, क्योंकि संतू मछली पालना चाहता था और पालने के लिए मछली को कटते देख वो एक मछली को लेकर भाग गया और संतू को वहां से उसके पीछे भग्गू को उसके पीछे पीछे भागना पड़ता। भग्गू कौन था, घर का नौकर था। तो इसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। 11 नंबर, संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है। तो संतू देखो, संतू मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव जो है ना, आज जो मानव है अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश लाचार की मदद में लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है, ठीक है ना। किस में लिप्त है, शोषण में लिप्त है। आज मनुष्य एक दूसरे का शोषण करने में लिप्त है। परंतु मछलियों, देखो मूक मछलियों की निर्ममता पूर्वक काटते एक संतु को उसकी रक्षा के लिए आतुर उठता, उसे बचाने के लिए वो मछली को झपट कर कहाँ क्या करता है, निस्वार्थ भाव से मछली को बचाने के लिए कहाँ चल जाता है, वो जाता है आपका कहाँ, उसको कुएं में डालना। पहले देखो ये प्रश्न का आंसर ध्यान दीजिएगा। वो संतु के विरुद्ध का क्या कारण था, लिखिएगा। संतु जो था वो मछली को कटते तरपते हुए नहीं देख सकता था। संतु को मछली के लिए ममता था, प्यार था, इसी कारण से मछली को कटते देख एक मछली को उठाकर संतु वहां से भाग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती, सब प्रसंग व्याख्या करना। तो ये आपका कौन सा चैप्टर्स का, मछली कहानी के लिखेंगे। यह पंक्ति मछली कहानी से लिया गया, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है, ठीक है ना। इसकी व्याख्या, इस पंक्ति का व्याख्या करना है। तो इसमें क्या है कि जब संतु नरेंद्र मछली लेकर आता है तो मछली को जीवित रखने के लिए भरी बाल्टी में मछली वहां पर डाल देता है पानी में, और भरी बाल्टी में मछली को पानी से भरी बाल्टी में मछली को डालने के बाद वो लोग क्या करते हैं, मतलब मछली को डालने के बाद वो इंतजार करते हैं कि मछली कोई मांगने आएगा, क्योंकि ये चाहते थे कि मछलियाँ जिंदा रहे और मछलियों को ये क्या पोस पाल के बड़ा भी करना चाहते थे। तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने भाषा में, इसको क्या कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न बोल रहा है पथित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खान के बचपन का वर्णन करना है। तो देखो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, तो बोल सकते हैं कि अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते शहनाई को ढूंढते उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादक की कौशलता के कारण से मिला था। शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में ही वे बालाजी के मंदिर में रियाज के क्रम में साधारण हो गए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। यानी बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं 4 साल की उम्र में वो नाना की शहनाई को सुनते वो आगे चल के क्या हो गए, एक शहनाई वादक हो गया, और 14 साल की उम्र में सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक धीरे धीरे वो होते चले गए। आगे प्रश्न आपका 14 में बोला कि दूसरी संस्कृति से अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। तो जानते हैं ये शिक्षा और संस्कृति चैप्टर के लेखक है, जिसके लेखक महात्मा गांधी। बोले कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। दूसरी संस्कृति की समझ और कदर स्वयं अपनी संस्कृति की कदर होने और उसे हजम कर लेने के बाद ही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब होता है कि दूसरे को देखने से पहले खुद को देखना चाहिए, नहीं दूसरी संस्कृति को देखने से पहले अपनी संस्कृति की जानकारी होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि जो लोग दूसरे देश की संस्कृति देखते हैं उनको पहले अपने देश की संस्कृति को जानना चाहिए कि आखिर उनके देश में क्या हो रहा है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसे है, बोलचाल कैसे है। क्योंकि जो अपने देश की संस्कृति को नहीं जान सकता है उसे दूसरे के देश की संस्कृति का भी जानने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तब ये इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। 15वां प्रश्न है, यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं की व्याख्या करना है। यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं की व्याख्या करना है। तो ये आपका कौन सा है, तो घनानंद चैप्टर्स का है, ठीक है ना। प्रेम सुगो प्रेम मार्ग प्रेम। देखो ये जो पंक्ति है घनानंद द्वारा जो अति सुगो स्नेह को मारा गया, उस वहाँ से लिया गया, ठीक है ना। अति सुगो स्नेह को मारा गया, लिख सकते हैं कि यह पंक्ति अति सुगो स्नेह को मारा गया से ली गई है। इसके लेखक घनानंद है। इसमें लिखेंगे, इसमें घनानंद कहते हैं कि सुजान बोले कि एक तो दूसरों आंख नहीं, कि सुजान तुम मेरे दिल में अट गई हो और तुम्हारे सिवा अब कोई और नहीं आने वाला, पर तुम कौन सा किताब पढ़ी हो कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई और भी आ गया। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, अथवा नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन क्या कहते हैं। तो उसको दफाली कहते हैं कि इन्हें कुछ आता नहीं है और मतलब इसे अपनी धोती जो ना ढीली ढाली है संभलता नहीं है और देश को संभालने चलते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि कवि जो प्रेमघन है स्वदेशी जो चैप्टर से उसके लेखक प्रेमघन है। तो लिख सकते कवि प्रेमघन कहते हैं कि जो आज के ज़माने में नेता है उनको अपनी धोती नहीं संभाली जाती है और वो देश को संभालने में लगे हैं, देश चलाने में लगे हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, ऐसे नेताओं को देश संभालने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है ना।
आगे प्रश्न 17 में, भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है? तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति, यानी पुराने जमाने में भारत की स्थिति दयनीय थी। अब परतंत्र भारतवासियों को नंगे वदन भूखे रहना पड़ता था। यानी उस जमाने में जब अंग्रेजों का हम लोग गुलाम थे तो उस समय हमें भूखे नंगे रहना पड़ता था। 30 करोड़ जनता था, भूखे था, असभ्य था, निर्धन था, अशिक्षित था और घर नहीं होने के कारण वृक्षों के नीचे वो निवास करते थे। तो इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? तो जैसे कवि की दृष्टि में आज के देवता जो है ना, जो आज कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? कवि की दृष्टि में आज के देवता किसान है, मजदूर है। और ये कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में मिलेंगे, सड़कों पर पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम यहाँ पर 19वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है व्याख्या करना है सर। देखो कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। जैसे धूप में बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी वर्दी में, सौंदर्य यानी भाव यानी इसका अर्थ लिखना है। तो लिख सकते हैं कि यह पंक्ति एक वृक्ष की हत्या से लिया गया जिसके लेखक कुंवर नारायण है। इसमें लेखक कहता है कि जो वृक्ष है वो सर्दी गर्मी सब चीज़ सह कर वो क्या करता है, हमें छाया देता है। और जो उनके घर के सामने पेड़ है उन्हें लगता है कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा वो खाकी वर्दी में रहकर उनके घर का चौकीदारी करता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है ना, अंतिम प्रश्न देखते हैं और 20वां प्रश्न देखते हैं। बोलिए समझिएगा कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो यह हमारी नींद कविता से लिया गया। तो लिख सकते हैं यह पंक्ति हमारी नींद कविता से लिया गया है। इसमें इसके लेखक वीरेंद्र डंगवाल जी, इसमें लेखक वीरेंद्र डंगवाल कहते हैं कि जो गरीब बस्ती है वहाँ पर भी देवी जागरण के नाम पर लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर बजाकर वो चंदा वसूलते हैं। ठीक है ना, उनका हाथ पैर सही सलामत रहता है फिर भी वो चंदा वसूलते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार से इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सब्जेक्टिव 20 को 2 नंबरिया आपको बता दिया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 5 को आपका सब्जेक्टिव 2 नंबरिया हल करके आना है यहीं से आपका मिल जाएगा। इन 20 प्रश्नों को बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और नॉर्मली इसको याद कर लीजिए।